नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे नीट की। यानी जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें जो कहा जा रहा है कि स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। छात्र असंतुष्ट हैं, सड़कों पर हैं। तो नीट कितना क्लीन है, इस पर हम पड़ताल करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं ये खबर क्या है। दरअसल ये खबर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में छात्रों ने, लाखों छात्र इस पे बैठते हैं, इस परीक्षा में, इस परीक्षा से डॉक्टर बनते हैं। अगर सरल शब्दों में समझें इसको, तो इस परीक्षा को पास करके बच्चे डॉक्टर बनते हैं। और उन छात्रों का कहना है कि इसमें कुछ धांधली हुई है, कुछ स्कैम है, बड़े पैमाने पर स्कैम है। और वो परीक्षा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, 8 जुलाई को फिर सुनवाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग भी रद्द नहीं की, काउंसलिंग को भी स्टे नहीं किया और इस परीक्षा को भी रद्द नहीं किया है। बल्कि ये कहा है कि जो 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, वो छात्र दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं और इसकी 23 जून को डेट रखी गई है परीक्षा देने के लिए। अगर बच्चे इस परीक्षा को देते हैं और जो मार्क्स आते हैं तो वो मार्क्स उनके काउंट किए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स को सुप्रीम कोर्ट ने और एनटीए ने भी वापस ले लिया है, रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा ये ठीक है, ग्रेस मार्क्स अब उन छात्रों को नहीं मिलेंगे। 1563 छात्रों को एनटीए ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब उन छात्रों के पास एक मौका है कि वो 23 जून को दोबारा परीक्षा में बैठें और उनको पूरा टाइम मिलेगा, परीक्षा दें और जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर वो मेरिट पर आएंगे, काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल होंगे। इसमें एक और बात है, जो छात्र कह रहे हैं कि क्या सिर्फ 1563 छात्रों का मामला है। छात्रों का कहना है कि इससे ज्यादा बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां जहां भी हाई कोर्ट में या और तमाम जगहों पे जो याचिकाएं हैं, वो 8 जुलाई को कंबाइन करके सुनेंगे, वहां पर सुनवाई होगी उनकी। दूसरी बात यह है कि एनटीए पर अब छात्रों का भरोसा नहीं रह रहा है। एनटीए को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं छात्र। ये सारे जो छात्रों की बात है, एनटीए क्या है, ये परीक्षा क्या है, इसमें किस तरीके के जो पैटर्न होता है, बच्चे कैसे तैयारी करते हैं, वो सारी चीजें पूरी सब एक तरीके से हम लोग पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से इस परीक्षा के आयोजन से लेकर के रिजल्ट तक क्या कुछ दांव पेच है, कितना स्कैम है, कितना नीट क्लीन है एनटीए, वो सारी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदय कुमार जी। उदय कुमार जी पुणे से हैं, कुमार क्लासेस के डायरेक्टर हैं। उदय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, कंसल्टिंग एडिटर, कैपिटल हेडलाइंस, वात्सल राय जी हैं। वात्सल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, उदय जी को भी मेरा नमस्कार और सभी देखने वालों को नमस्कार। मैं क्षमा चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूं मैं यहाँ, और पावर कट की स्थिति आप गर्मी के मौसम में जानते ही हैं। तो जैसी समस्या एक जिस पर आप बात करने जा रहे हैं, उसी तरह एक बिजली की भी समस्या है। और समस्या ये भी है कि शहरी इलाके का ये हाल है। जो छात्र तैयारी करते हैं ग्रामीण इलाकों में, वहां आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कतें होंगी। वो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे थोड़ी बहुत रोशनी मिलती है और पढ़ाई की जाती है। और खास तौर पर आप जिस मुद्दे पर आज प्रकाश डालने जा रहे हैं, उसमें भी वही स्थिति है, थोड़ा अंधेरा थोड़ा प्रकाश। तो हम लोग आज इसी मुद्दे पर, नीट पर बात करेंगे। और ये जो प्रकाश है, ये जो नोएडा है, सबसे कहा जाता है ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, शहर है। और उसके बावजूद यहाँ रोशनी नहीं है, बहुत बिजली कट हो रहे हैं।
हो रही है, तो ये भी एक गंभीर समस्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, बच्चों का करियर, तो उदय कुमार जी से समझते हैं। पहले तो ये नीट के बारे में इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बच्चे उठा रहे हैं मुद्दे, क्या सारी चीजें हैं, उदय कुमार जी जरा दर्शकों को बताइए कि क्या बच्चों ने जो है क्या प्रॉब्लम लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं और बड़ा माहौल पूरे देश में टेंस है। बच्चों से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता परेशान हैं। मामला क्या है पूरा? देखिए, सबसे पहले कैसा होता है, नीट जैसे हम लोग बोलते हैं कि नीट है, तो नीट अब नीट ही नहीं रहा। क्योंकि मामला एक दो त्रुटि का नहीं है, एक दो फॉल्स पॉइंट का नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मामले आए हैं, और अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले जैसा होता था कि हमारा क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता था, जैसे एग्जाम हुआ और बाद में मान के ना कि क्वेश्चन तो पहले से ही आउट था। तो ऐसे हम लोग 4-5 सालों से सुनते आ रहे थे, तो और आदत पड़ गया था। पिछले 5 सालों में ऐसे 45 ऐसे बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं जिनके पेपर लीक हो गए हैं। तो पेपर लीक आम बात था। अभी जो नीट की एग्जाम हुई है वो बहुत बड़ा स्कैम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम रहता है उसका पैटर्न पहले से फिक्स रहता है, कितने मार्क्स देने हैं उसका पैटर्न क्या है। जैसे अभी नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का है, उसमें अगर एक क्वेश्चन राइट होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग होता है तो 4 मार्क्स जब भी जाने वाला है और एक एक्स्ट्रा निगेटिव मार्किंग मिलता है। तो कुछ कुछ बच्चों को ऐसे है कि अगर सपोज कीजिए अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 715 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 717 मार्क्स मिले, 718 मार्क्स मिले। तो ये भी जी एक्सेप्टेबल था कि चलिए यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो ग्रेस मार्क है, विदाउट प्रायर नोटिस, जैसे ग्रेस मार्क का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। किसी किसी बच्चों को 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिला है, 140 मार्क्स का, और उसमें कंडीशन दिया गया है कि उनके सेंटर पे लेट एग्जामिनेशन शुरू हुआ। तो पहले तो पास्ट ये बड़ा गंभीर मामला है। आप कह रहे हैं कि 150 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क दिया गया है, जो 720 की परीक्षा है और जिसमें कट ऑफ 625 तक पिछले सालों तक जाता रहा है। 625 मतलब 650 तक जो बच्चे आते थे वो एडमिशन उनका हो जाता था, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज। अभी आप कह रहे हैं कि 150 तक तो ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं। और कोई उसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है ग्रेस मार्किंग का। सबसे इलॉजिकल तरीका क्या दिया हुआ है कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर में लेट से एग्जाम स्टार्ट हुआ इसलिए हमने उनको 150 दे दिया, 200 मार्क्स दे दिया। जैसे राशन मिलता है किसी को 5 kg 7 kg, वैसे उन्होंने बांटा है। और दूसरा सबसे बड़ा स्कैम इसलिए भी है कि पिछले जो पास्ट मतलब लॉकडाउन से पहले किसी को 720 में 720 आते नहीं थे। फिर लॉकडाउन से पहले जस्ट एक बच्चे को आया था, फिर लॉकडाउन के बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 बच्चे को आया था, कंबाइंड टॉपर था। इस बार 67 बच्चों को आया है 720। तो ये जी मैथमेटिकल है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब सारे बच्चों को 720 आए। एरर होने का चांसेस है, टीचर से एरर होते हैं। दूसरी बात, कोई ऐसे सेंटर पे जहाँ पे 11 बच्चे को फुल मार्क्स आया हुआ है। पहले कैसे था, कोटा में जैसे बोलते थे कि एजुकेशन माफिया चल रहा है। बहुत बहुत ऐसे जगह है कोटा में वहां पे सेंटर होता ही नहीं था, जेई का हो या नीट का हो, क्योंकि वो जो कैंपस रहता है, जो वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर होता है, उसको मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद भी पटना से खबर आई है कि 10 लोगों का गिरोह पकड़ा गया। उसमें उन्होंने 30-30 लाख रुपए का डिमांड किया था बच्चों से, मतलब पैसा जी। दो और डॉक्टर बन जाओ। और बात तो 24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया है, बात 24 लाख की नहीं है। 24 लाख में 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है, तो उनके लिए बोला गया है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे तो 23 ये जून भी को जो कह एग्जाम रहे होने हैं कि वाला है। बहुत जो याचिकाएं लेकर के गए हैं वो कह रहे हैं कि 1563 तो आप बता रहे हैं। हम्म। उनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि जो एनटीए 1563 छात्रों की बात कर रहा है जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है, ये कह रहे हैं कि इसमें भी शायद ज्यादा होंगे बच्चे। ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि गुजरात में भी ऐसा हुआ है। एक लीडर है, मतलब लीडर और टीचर मिलके उन्होंने भी ये किया हुआ है, तो उनके भी मामले सामने आ रहे हैं कि उन्होंने 50-50 लाख रुपए लिए लोगों से। और पहले कैसे चलता था एग्जामिनेशन सेंटर में कि जैसे सपोज कीजिए कि मुझे एग्जाम देना है और मैंने पैसे फेंक दिए, तो हमारे जगह पे दूसरे बच्चे जाते थे एग्जाम देने के लिए, और फिर वो पास होते थे और वो मैनेज हो जाता था। तो डिजिटल होने के चलते उनका काफी मतलब सिक्योरिटी बढ़ गया वहां पे। तो वो सब भी हो ही रहा होगा, जब तक हम पकड़े नहीं जाते तब तक मालूम नहीं चलता है। लेकिन एक एक नया पैटर्न है ग्रेस मार्क्स, इसका एक पैमाना होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए कि आपको अगर ग्रेस मार्क्स भी देना है तो किस बेसिस पे दे रहे हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा फल्स इनका है कि जो निगेटिव मार्किंग होता है उनका, तो कभी भी 718 मार्क्स नहीं आ सकता है, 719 नहीं आ सकता है, तो ऐसे मार्क्स भी आया है मतलब। और उसमें भी कैसे है, जब भी आप ऑप्शनल पेपर देते हैं तो वहां पे क्यों, हम लोगों ने पहले जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम था वो हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता था। तो रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता था कि अगर 10 मार्क्स है तो उसमें आउट ऑफ 10 मार्क्स आपने 8 मार्क्स किसी को असाइन कर दिया, किसी को 9 मार्क्स कर दिया। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, जैसे अब जो बोर्ड का रिटन एग्जाम होता है उसमें ऐसा भी होता है, बहुत बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन बच्चे को 80% आया, तो उसमें लोग बोलता है कि तुमको लिखने का ढंग नहीं है, तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तुमने स्टेप मिस कर दिया है। इसलिए जो भी जो कॉम्पिटिटिव हमारा एग्जाम माना कि उसका हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कि उसमें हमको चेकिंग में दिक्कत नहीं हो, बायस्ड नहीं हो, जी अनबायस्ड होना चाहिए। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे पहले जो ये जो जेई में ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने क्या किया था, बहुत पहले की बात है। तो जब फर्स्ट टाइम जब आया था निगेटिव मार्किंग का, और जो ये लोग ऐसे चेक कर रहे थे कंप्यूटराइज, तो उसमें से एक बच्चे ने क्या किया कि सारे ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है तो उसमें चारों करेक्ट कर दिया। अब वो बच्चा टॉप कर गया। तो बाद में मालूम चला कि उस बच्चे को उतना नॉलेज ही नहीं है। तो फिर उन्होंने चेंजेस किया, उसमें बोला कि जैसे अगर आप दो अगर ये करते हैं, टिक करते हैं आंसर, तो ऑटोमेटिक आपका चेक ही नहीं होगा, मतलब रॉन्ग माना जाएगा। जी क्योंकि जी कंप्यूटर पे पहले उन्होंने ऐसा फीड किया हुआ था कि अगर चारों अपने ऑप्शन मार दिया तो क्या होता था जी कि चारों में से एक करेक्ट होगा ही। तो उसमें ऐसा सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया हुआ था। तो धीरे धीरे इन्होंने चेंजेज किया, काफी अच्छा चेंजेज किया। और चेंजेज में भी इनके गलत क्या होने लगे, जैसे शिफ्ट में एग्जाम होता है बहुत सारे, तो पेपर दोनों में जी डिफरेंट रहते हैं। तो उसको उसको भी स्टूडेंट लोगों ने एक्सेप्ट किया, चलो मेरा किस्मत खराब था कि इस पेपर मेरा डिफिकल्ट हो गया इस सेशन में, क्योंकि एक साथ तो एग्जाम होती नहीं है। और लेकिन ये चीज को बच्चे पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं 16-17 साल के रहते हैं। ये 24 लाख बच्चों की बात नहीं है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लगेगा कि अरे हर चीज में चीटिंग हो रहा है, क्योंकि उनको एनटीए नहीं। का और भरोसा था। इस बार उदय कुमार जी ये भी कह रहे हैं बच्चे कि इतने ज्यादा कट ऑफ में मतलब 5-5 अंक के उसमें 15-15 हजार बच्चे की रैंकिंग बदल रही है। जैसे कि 715 अंक किसी के, या 675 अंक किसी के हैं, तो उसकी रैंकिंग हो गई 50,000 के पार चली गई। इस तरीके से आ रहा, मतलब बहुत ज्यादा अंतर आ रहा। जो कि पहले सिलेक्शन हो जाता था कि 650 अंक आ गए तो 15,000 की रैंकिंग मिल गई, इस बार 650 अंक में आपकी 1.5 लाख की रैंकिंग चली जा रही है। इस तरीके से हो रहा, तो एडमिशन ही नहीं होगा कहीं। वही ना, डायरेक्ट इसमें चेंज हुआ है। जैसे पहले क्या होता था कि बच्चों को 80% मार्क्स आता था तो पेरेंट्स खुश रहते थे, फिर 90 आया, फिर 95 आने लगे, फिर 98 आने लगे। इसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जैसे अगर पिछले साल दो बच्चों को अगर 720 आया था, तो इस बार 4 बच्चे को आता, 10 बच्चे को आता, 63 बच्चों को आ गया। ठीक है, बच्चे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, या एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग एवरेज पेपर बना रहे एनटीए हैं। ने एनटीए ने जो जनरल डायरेक्टर जनरल है, उनका कहना ये है कि इस बार सिलेबस कम किया गया है, सिंप्लीफाइड किया गया है थोड़ा सा। इसका भी फर्क पड़ा है, उनका ये एनटीए का ये जवाब था। कट ऑफ का कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। जैसे कट ऑफ अगर हाई लो हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है ना, बच्चों का मेन जी मुद्दा वही है। इसीलिए वो अपने डिसीजन से पीछे हट रहे हैं और उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करने का वादा किया है। अदरवाइज क्या होता है, कट ऑफ तो सही में कुछ भी हो सकता है, पेपर अगर इजी आ गया। और एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब इसमें फिक्स जी मार्क्स नहीं है कि यू मतलब आपको 600 मार्क्स चाहिए, 700 मार्क्स चाहिए। इसमें तो कैसे है कि रेस है, तो रेस में कौन बिल्कुल। आगे आता है वो देखना है हम लोगों को। लेकिन ग्रेस मार्क्स का उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि उन्होंने किस बेसिस पे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। ये बिल्कुल भी, नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, मतलब पूरा इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है नीट। और जेई है, तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, अगर ये लोग ऐसा गड़बड़ करेगा और एकदम अनएजुकेटेड जैसा बात करेगा कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। जैसे अभी पुणे जी में एक केस हुआ था, एक बच्चे ने ठोका ये मार दिया था, आपने सुना ही होगा। तो उसमें पुलिस वाले लोगों ने उनको बोला कि तुम लिख दो, ये लेटर लिख दो। दो बच्चे जी की जी जान चली जी। जाती है। थोड़ा सा टॉपिक में हटा रहा ये हूँ इसमें मैं कि आपसे भी लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। वात्सल राय जी हैं। वात्सल जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इस अगर ये तो सिर्फ एनटीए पर सवाल है, लेकिन इसके कई सालों से हम देख रहे हैं कि परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, दोबारा होता है, फिर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाती है परीक्षा। ये सिलसिला लगातार चलता है। तो जो बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, पेरेंट्स हैं, परेशानियां हैं, पढ़ाई करते हैं दिन रात, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, पेपर लीक हो गया,
या पेपर कैंसिल हो गया, या इस तरीके की धांधली हो गई। ये बहुत आम सा होता जा रहा है। जी वात्सल जी, आवाज आ रही है आपको? वात्सल जी के पास जाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम हो रही है वात्सल जी के पास। नोएडा इस दौरान पावर कट बहुत हो रहे हैं। उदय जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। उदय हाँ जी, महेंद्र जी आप जी देख जी रहे हैं, ये आप लाइव शो में देख रहे हैं क्या स्थिति है। और छात्रों को जी इस स्थिति से भी दो चार होना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये महानगर का हाल है। ऐसे शहर का हाल है जो राजस्व उत्तर प्रदेश को लखनऊ से भी ज्यादा देता है, या यूपी के किसी और 75 जिलों में सबसे ज्यादा देता है। जो आपने कहा कि हम बरसों से देख रहे हैं, तो 21 साल पहले हमने आपने सबने वो फिल्म देखी थी, मजाकिया फिल्म थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। जी उसमें यही जी था जो अभी कुमार साहब, कुमार क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो जिक्र किया, उसी तरह एक गुंडा ही कहा जाएगा जो एक करेक्टर था। मतलब वो, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उसके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। और उसने ठान लिया कि मैं एडमिशन लूंगा, और एंट्रेंस एग्जाम में अपनी जगह किसी दूसरे को बैठा दिया, और वो टॉप कर गया एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। मैं ये नहीं कहूंगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वैसा कुछ कर रही है, लेकिन आरोप वैसे ही लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, ये हम कई बार कई एग्जाम में देख चुके हैं। इस बार ऐसा है, ये आरोप नहीं है, लेकिन लोगों को फेवर किया गया है। नेक्सस की बात की जा रही है कोचिंग सेंटर्स के बीच में, एग्जाम कंडक्ट कराने वाले या पेपर सेट करने वालों के बीच में। और जिस तरह से 100% मार्क्स मिले हैं, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 मई को ये एग्जामिनेशन हुआ था, और 4 जून जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसी दिन रिजल्ट आए। उस दिन तो इतना शोर शराबा नहीं हुआ इस रिजल्ट को लेकर, लेकिन अगले दिन से विपक्ष ने इसे लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया। और मैं आपको ये बता दूं, ये नेक्सस तो हर जगह है, क्योंकि ये एग्जाम देश भर में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। और हम सभी जानते हैं, एक जमाने में डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत नोबेल माना जाता था, लेकिन अब धीमे धीमे स्थितियां बदली हैं। डॉक्टर निश्चित तौर पर एक भगवान का रूप माने जाते हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन इसके साथ ये है कि कमाई भी देखी जाती है। आप देखते हैं कि आज सरकारी संसाधनों पर जिस तरह से विश्वास कम होता जा रहा है, और सरकार की कोशिश भी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को कई लोग कहते हैं कि लूट के केंद्र बन गए हैं। ये इस तरह के आरोप हैं। केवल महानगरों की बात नहीं है, जो बी टाउन सिटीज हैं, सी टाउन सिटीज हैं, वहां पर भी आप जाएंगे। जैसे हम और आप कल मथुरा में थे, और वहां हमें किसी सज्जन ने, जो हमसे मिलने के लिए आए थे, और नीट पर हम लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उस शहर में 952 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं, और कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर सारे संसाधन नहीं है, फायर सेफ्टी नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। दो दो कमरे के घरों में वो हॉस्पिटल चल रहे हैं, पूरे लाइसेंस नहीं है। बावजूद इसके उनकी मोटी कमाइयां हो रही हैं, और उनकी सेटिंग है। और वो हमें इन्फॉर्म करने आए थे कि इस तरह की कभी महेंद्र जी आप बतौर एडिटर कैपिटल हेडलाइंस इस तरह की आप स्टोरीज कीजिए। तो ये एक जी मामला था। और जिस तरह का क्रेज है, 24 लाख स्टूडेंट, आप ये समझिए कि कितना क्रेज है डॉक्टर बनने का। माँ बाप के ऊपर प्रेशर है, स्टेटस प्रेशर है। जहां कोचिंग लेने बच्चे जाते हैं, उनमें से कुछ एक बच्चे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, तो हम सुसाइड की घटनाएं देखते हैं। वो एक अलग किस्म का प्रेशर है। और ये प्रेशर जब आप पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एक साल की प्रिपरेशन नहीं होती। जब बच्चा 6 क्लास में आता है, तब से उसके दिमाग में रहता है कि 12वीं क्लास के साथ मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे डॉक्टर बनना है। क्योंकि हमेशा जैसे आम हिंदुस्तानी घरों में होता है, बच्चा जब बोलने लायक होता है, तभी से उससे सवाल किया जाता है कि बेटा तुम क्या बनोगे। और बेटा के ऊपर एक प्रेशर होता है, बेटा या बेटी कोई भी, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं पोएट बनूंगा या मैं कुछ और बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि वहीं से स्टेटस आता है। मैं आईएएस बनूंगा। कई लोग बाद में नेता भी बनते हैं, लेकिन शायद उनको उस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता, या बच्चों को सिखाया नहीं जाता। तो एक प्रेशर लेकर बच्चा बड़ा होता है।
और हर बच्चे के या हर पेरेंट्स के पास वो कैपेसिटी नहीं होती, बहुत से पेरेंट्स के पास वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो कोचिंग दिला पाए। जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो कोचिंग दिला पाए, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस तरह की जो अनफेयर मीन्स कहीं ना कहीं चलते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि आज शिक्षा मंत्री ने खंडन किया है उसका, लेकिन क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें भले ही 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा का आदेश दिया गया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि जो जिन लोगों ने ये याचिका दाखिल की थी, उनके वकीलों ने आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है या आदेश आया, उसके बाद ये कहा कि उन्हें आंशिक कामयाबी मिली है। वो छोटी सी ही कामयाबी बता रहे थे। तो आप समझ सकते हैं। और अगर मैं विपक्ष की बात करूं, अगर आप परमिशन दें, तो मैं विपक्ष के नेता इस मामले में क्या कह रहे हैं संक्षेप में अगर मैं बता दूं, तो अखिलेश यादव ने आज से 5 दिन पहले ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर ट्वीट किया और ट्वीट करके सवाल उठाया, ये जो मामला जिस तरह से सामने आया है उसको लेकर। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर सवाल उठाए। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि सब कुछ बहुत ही फेयर तरीके से हो रहा है। तो ये सवाल है और इन सवालों को एड्रेस करना जरूरी है। दिक्कतें कितनी गहरी हैं, कितनी बड़ी हैं, ये कुमार साहब जैसे टीचर्स बता सकते हैं, जो हर दिन बच्चों के संपर्क में रहते हैं। बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है वो समझ में आता है, जिस तरह से उनका विरोध सामने आ रहा है। और ये खबर तमाम मीम्स के बावजूद, तमाम सफाइयों के बावजूद एनआईटी की, आप देखेंगे सारे चैनल्स भी इसे कवर करने के लिए मजबूर हैं। सारे अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर आ रही है महेंद्र जी। और इसको नजरअंदाज कोई आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है और इस सवाल को हमेशा के लिए हल करने की जरूरत है। ये एक दिन के लिए हल करने से काम नहीं चलने वाला। वात्सल जी, मैं चाहूंगा कि मैं आपको, जो आपने धर्मेंद्र प्रधान की बात कही, मैं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा मैं जरा सुनवाना चाहता हूं दर्शकों को। उसके बाद फिर हम लौटते हैं अपनी चर्चा पर। धर्मेंद्र प्रधान। नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 तरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी, आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े 4,500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है। खाड़ी के देशों में होती है, पड़ोस की देशों में होती है, और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है। इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री
एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई, उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा, वो परीक्षा दे सकते हैं। नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है, उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता। जी, तो आपने सुना धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि किस तरीके से ये मामला पूरा कोर्ट में गया और किस तरीके से एनटीए ने कर दिया। दर्शकों को मैं बता दूं संक्षेप में, एनटीए की कितनी बड़ी ये बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग इसको संचालित करते हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी में यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी जी इसके चेयरमैन हैं, जो यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, जो कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्जाम कराते हैं, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बॉडी है एनटीए। इसके अलावा इसमें जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, ये सुबोध कुमार सिंह है, आईएएस अधिकारी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए के। इसी तरीके से जो इसके मेंबर्स हैं, आईआईटीज के 3 डायरेक्टर्स इसके मेंबर्स होते हैं, एनआईटीज के 2 डायरेक्टर्स इसके मेंबर होते हैं, 2 डायरेक्टर आईआईएम्स के मेंबर होते हैं। इसमें आईआईएसईआर पुणे के डायरेक्टर इसके मेंबर होते हैं। पुणे से हमारे साथ उदय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो भी इसके मेंबर होते हैं। वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के जो वाइस चांसलर है वो भी इसके मेंबर होते हैं। वाइस चांसलर और जो चेयरमैन है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल यानी नैक, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है बेंगलोर की, वो उसके भी चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं। तो इस तरीके से इसमें और एक डॉक्टर एलएच हिरानंदानी हॉस्पिटल पवई मुंबई के एमडी डॉक्टर हरीश शेट्टी इसके मेंबर हैं। तो आप इसके कद का अंदाजा लगा सकते हैं एनटीए का। जब ये एनटीए बनाया गया तो ये परिकल्पना की गई कि इसमें ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया जाए, उनके अंतर्गत ऐसा किया जाए वात्सल्य जी, जिससे कि ये इसके ऊपर निष्पक्षता बनी रहे, इस पर कोई सवाल ना उठाए। इस तरीके से किया गया और ये 2020 में बनी है संस्था एनटीए, जो इस तरीके से एग्जाम ले रही है, जो कि इंजीनियर्स का एग्जाम, इंजीनियर जो बच्चे बनते जेई और ये जो मेडिकल की और कुछ एग्जाम्स हैं जो लेती हैं। बावजूद इसके इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतनी एकेडमिक्स के लोग हैं इसमें, इस गवर्निंग बॉडी में, इसके बावजूद इसमें सवाल हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर बात है। जी, सवाल की बात जो आपने कही है, और मैं भी कह रहा था कि 5 दिन पहले सवाल उठाया था अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा, पूरे देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में ली जाने वाली नीट
परीक्षा, पूर्व में इसका नाम सीपीएमटी पीएमटी था, के रिजल्ट में सैकड़ों अभ्यर्थियों के 100% नंबर आए, जो कि अभी प्रधान साहब को आपने सुनवाया, वो भी कह रहे थे। इनमें भी एक ही परीक्षा केंद्र से कई लोगों के एक साथ 100% नंबर आना एक बड़ी धांधली की ओर संकेत करता है। यह आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने, और वो कहते हैं कि भाजपा राज में परीक्षाएं अवैधानिक तरीके से प्रश्न पत्र लीक कराने, छद्म लोगों से पेपर दिलवाने, सेंटर की सेटिंग करवाने और रिजल्ट को मैनेज करने जैसे धंधे का रूप लेती जा रही है। अधिकतर परीक्षाओं में लगभग एक जैसा घपला होना कोई संयोग नहीं हो सकता, यह आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, उन्होंने आज ही ये सवाल उठाया और उन्होंने लिखा है कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं हुई थी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है। एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे। ये सीधा आरोप इन्होंने लगाया है। और खड़गे साहब ने यह भी कहा है, जिसमें पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार एनटीए के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छोड़ा सकती। हालांकि पलटवार किया है धर्मेंद्र प्रधान साहब ने, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो साथ में संदेह भी आता है महेंद्र भाई, और ये संदेह दूर करना, क्योंकि सरकार जो चला रहे हैं जिम्मेदारी उन्हीं की है, प्रशासन उनके पास है। और ये सवाल और आरोप केवल विपक्ष के नहीं है, कई सारे छात्र भी सड़कों पर हैं। और कोई भी परीक्षा हो उसमें पारदर्शिता हो, संदेह के परे हो, तब विश्वास भी जगता है। और छात्र जो एक कोमल मन होता है, बच्चे किशोर बच्चे ही ज्यादातर इस तरह के एग्जाम में बैठते हैं, और उन्हें अगर ये लगे कि हम कम रह गए और धांधली की वजह से कम रह गए, तो उनका पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर, जिन्हें आगे जाकर देश को बनाना है, भविष्य में भारत का निर्माण करना है, अगर वो ये सब सोच के चले कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि धांधली की वजह से पीछे रह गए, तो वो जीवन भर की पीड़ा एक टीस मन में रह जाएगी। मुझे कम से कम ऐसा लगता है महेंद्र जी। जी बिल्कुल। और उदय कुमार जी से समझ लेते हैं। उदय जी, ये बच्चे जो एग्जाम देते हैं नीट का, एक तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कितनी बार दे सकते हैं एग्जाम, इसमें क्या कोई एज लिमिट है? क्वालिफिकेशन तो समझ में आती, 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, लेकिन क्या इसकी कोई एज लिमिट है? यानी जो बच्चे 24 लाख बैठते हैं, जो इस बार 12वीं पास कर रहे होंगे वो भी बैठ रहे होंगे, जो पीछे भी 12वीं पास कर चुके होंगे, जिनका पिछले बार नहीं हुआ होगा वो भी बैठ रहे होंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा अगर आप दर्शकों को बता सके तो। इसमें कैसे रहता है कि जैसे जेई का कैसा एक बार में किया गया है, तो इसमें एज लिमिट रहता है। इसमें जी मल्टीपल टाइम बच्चे एग्जाम देते हैं, और उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया बनाया गया है कि ओपन के लिए इतना एज है, एससी एसटी के लिए इतना एज है, ओबीसी के लिए इतना एज है। और जैसे ये साल में एक बार होने वाली परीक्षा है? जी, या ये साल में एक बार होती है या 2 बार होती है? नहीं, साल में एक बार होती है परीक्षा है। ये साल में एक बार होती है परीक्षा। तो इसका ये जो कंपटीशन की जो टफनेस है वो कितनी है? मतलब जैसे 24 लाख बच्चे बैठते हैं, तो नीट में कितने सेलेक्ट होते हैं? मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिला के लगभग कितनी सीटें होती हैं? जैसे इसमें कैसे रहता है कि बाकी जो एग्जाम होती है तो उसमें 12th बच्चा पास किया तो उसका कंप्यूटर 12th वाला ही है। जी इसमें ज्यादा चांसेस देने से तो बच्चे 2 बार 3 बार अटेम्प्ट देते हैं, तो जो नॉर्मल 12th में बच्चे आ रहे हैं वो तो है ही, जो पीछे से जो बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी जैसा ही हो गया है, वो 3 4 चांस चांस कर रहे हैं। इसलिए बच्चों का टफनेस लेवल बढ़ते जा रहा है इसमें, इसलिए कटअप भी बढ़ते जा रहा है इनका। पहले जैसा 600 को ही बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अभी देखिए अभी एम्स का कटअप 717 गया है, ऐसे बोल रहे हैं, जबकि वो इलॉजिकल है। 717 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते हैं। अभी एक जी बच्ची भी है लखनऊ, पटेल करके एक लड़की है, तो उसका मामला क्या है कि उसका रिजल्ट ही शो नहीं हुआ है, तो उसमें उसमें बताया गया कि ओएमआर सीट उसका फटा हुआ था। उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है कि 3 और 8 डिजिट का फर्क आ रहा है। तो इतने
जांच एजेंसी लेकिन है इसमें इसमें एक, लेकिन ये भी तो उदय कुमार जी, ये संभव है कि जब 24 लाख छात्र बैठ रहे हैं तो थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेज संभव है कि हो जाए। लेकिन क्या इस पूरी एजेंसी जो इतनी बड़ी है, जो इतने बड़े हाथों में है, जो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, वो इसको गवर्न करते हैं, तो एकदम से क्या आरोप लगा देना कि ये संस्था पूरी तरीके से करप्ट है, क्या ये भी जायज है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसे है, एनटीए ने माना है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमको जो हमने ग्रेस मार्क्स दिया है उसका कोई लॉजिक नहीं लगाया। और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि अगर एग्जामिनेशन सेंटर में लेट से हुआ तो आप ऐसा कर सकते थे कि डिले कर सकते थे। मतलब जैसे डिले हुआ है तो उसको एक्सटेंड कर सकते थे, 30 मिनट 50 मिनट जितना भी डिले हुआ है। तो उन्होंने एक भूल जी माना है। लेकिन दूसरा जो बच्चों का था, पेरेंट्स का था, टीचर का था, कि आपने 717 मार्क्स कैसे आ गए बच्चों को, जबकि ये तो निगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो आपके मार्क्स 715 आ जाएंगे। जी इसलिए लोगों का और भी, और मामला कैसे है, भरोसे का है। एक बार अगर आपका भरोसा टूट गया, एक गलती पकड़े गई, तो लोगों को लगता है और भी गलती हुआ होगा, और भी मामला है, क्योंकि ये तो 2-3 चीज मामला आया है, इसलिए लोगों का जी भरोसा टूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हर व्यक्ति इसमें पूरी पूरी फैमिली, बच्चे छोटे होते हैं तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, माँ इन्वॉल्व होती है, वो उन्हीं के साथ परीक्षाओं के समय में जगती हैं वो सारी। तो इमोशनल मामला भी बहुत बन गया है ये, वात्सल जी। और ये जी जिस तरीके से, महेंद्र भाई, जैसा आपने सवाल किया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के मुताबिक देश भर में कुल 386 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, और जी 55,880 टोटल सीट्स हैं। सारी लड़ाई मेरे ख्याल से उन्हीं के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस कम होती है, कॉलेजेस अच्छे हैं, रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी है, और पहली प्रायोरिटी जो एग्जाम की तैयारी करने वाले लाखों बच्चे हैं, उनमें 55,880 सीटों के लिए ही लड़ाई है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, फीस भी उनकी पूरे कोर्स की करोड़ों में है, तो हर माँ बाप और बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन लोन की फैसिलिटी है, लोन पर इंटरेस्ट रेट भी सस्ता हुआ है, लेकिन पहली प्रायोरिटी सभी बच्चों की आज की तारीख में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। उन्हें लगता है कि यहाँ हम जाएंगे, एम्स जैसे कॉलेज में जाएंगे, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है वैसे कॉलेजेस में जाएंगे, तो शायद हम बेहतर डॉक्टर बनकर, बेहतर प्रोफेसर से पढ़कर बाहर आएंगे। तो ये है, ये असली मुझे कंपटीशन की वजह लगती है। लाखों में लाखों बच्चे हैं एग्जाम देने वाले, चंद बच्चे हजारों की संख्या में सेलेक्ट होने वाले हैं जो उन सीट्स के लिए लड़ाई करते हैं। जी जी महेंद्र बिल्कुल, भाई। आप सही कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज में, जीएमसीज में एडमिशन लेने का ही सबसे बड़ा इशू है कि मेरिट अगर ठीक आ जाएगी तो जीएमसीज में एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, और आप तो प्राइवेट। खुद महेंद्र भाई एक डॉक्टर फैमिली से आते हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग एग्जाम है उसको पास करना, और एक डॉक्टर की जिंदगी भी आसान नहीं है। जी बिल्कुल। और मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, हालांकि होम्योपैथी मिली थी और मैंने एडमिशन लेने के बाद छोड़ दिया था और मैंने ये जर्नलिज्म का प्रोफेशन चुना। तो जी वो, तब वो सीपीएमटी हुआ करता था। उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, तो सीपीएमटी हुआ करता था। और मैंने एक बार एग्जाम दिया तो वो उसमें हो गया था, और होम्योपैथी मिला था मुझे, कानपुर का मेडिकल कॉलेज मिला था होम्योपैथी का। लेकिन ये है कि तब भी कंपटीशन बहुत था वात्सल जी। तब जी भी कम कम नहीं था कंपटीशन। कंपटीशन कभी भी कम नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कंपटीशन बहुत है। कई बच्चे मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली में भी एक बच्चा तो ऐसा है जिसने बहुत मेहनत करके जिद पकड़ ली, कहीं कुछ नहीं किया, और 5-7 साल उसने खूब तैयारी की और उसके बाद उसने एडमिशन लिया। तो और फिर वो उसको मिल गया, जो एलोपैथी में जाना था उसको, उसका होम्योपैथी में भी हो रहा था, तमाम में हो रहा था, लेकिन नहीं गया। तो ये भी एक जिद भी होती है बच्चों के अंदर, एक जिद रहती है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। कई लोगों के तो पेरेंट्स का होता है, लेकिन कई बच्चों का भी अपना सपना होता है बनना है। लेकिन कंपटीशन निश्चित तौर पर बहुत है। 50-60 हजार 55 हजार सीट आप बता रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं, और प्राइवेट की सीट्स भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फीस कम होने की वजह से ज्यादा प्रेफरेंस होता है। तो ये एक, रेपुटेशन भी अच्छा है उनका, फीस भी कम है, रेपुटेशन भी अच्छा है, एक हिस्ट्री भी है। सारे भारत के जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े डॉक्टर वहां से निकले हैं, बड़े इज्जतदार डॉक्टर, जिनके आगे दुनिया सलाम करती है। मेडिकल के क्षेत्र में एक से एक बड़ा कमाल
भारतीय डॉक्टरों ने करके दिखाया है और आज भी दिखा रहे हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि कंपटीशन है, तो बच्चे शायद कंपटीशन से नहीं डरते हैं, उन्हें डर लगता है धांधली से, बैकडोर से घुस जाने वाले लोगों से, पेपर लीक कराने वाले लोगों से, या गड़बड़ी करने वाले लोगों से। हालांकि ये अच्छा है कि शिक्षा मंत्री खुद आगे आए हैं, सरकार ने खुद कहा है कि वो सख्त है और इस तरह की कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को फेयर एक एनवायरनमेंट मिले जहां वो पूरा दम लगाकर कंपटीशन में हिस्सा लें। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री के तौर पर उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हालांकि बच्चों में थोड़ी निराशा इस बात को लेकर के हुई कि धर्मेंद्र प्रधान भी एनटीए को बैक करते हुए दिख रहे हैं। पहले ही नजर में उन्होंने कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और किसी तरीके, जबकि बच्चों का कहना है कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं तमाम जगहों से। अगर लीक नहीं हुआ तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुई, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची और क्या निकला, क्यों गिरफ्तार किया गया ऐसे लोगों को। तो कई सवाल हैं। और जब उनको ये कहना चाहिए था हालांकि कि जांच हम बैठा रहे हैं और जांच करेगी और पता चलेगा एनटीए में गड़बड़ी है या नहीं है। तो एक हालांकि वो बड़े सख्त माने जाते हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरीके का एनटीए के खिलाफ जांच होती है या नहीं होती और किस तरीके से सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल तो ये है कि जो संदेह एक बार पैदा हो गया पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, उसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जब मामला कोर्ट्स में गया है तो कोर्ट्स की भी जिम्मेदारी है कि उसको, उनकी बात को सुना जाए और किसी के सपने को मरने ना दिया जाए, कम से कम इस तौर पर कि धांधली हुई है। ये बड़ा बुरा लगता है, कंपटीशन में पास ना कर पाना तो संतोष रहता, नहीं कर पाए, हमसे अच्छे लोग हैं जो आगे निकल गए या सीट्स कम है, वो बात है। लेकिन धांधली हो तो फिर बुरा लगता है। और ऐसे खास मौके पर महेंद्र भाई, उदय कुमार जैसे जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग देने वाले लोग हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, कैसे उनका हौसला कम ना हो पाए, कैसे वो दोबारा आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जो रीस्टार्ट, एक वर्ड बड़ा फेमस है इस दुनिया में, वो कैसे रीस्टार्ट करें। मुझे लगता है कि कुमार साहब जैसे लोगों की भी इसमें बड़ी भूमिका है कि बच्चों के मन में निराशा घर न कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 16 17 साल 18 साल के बच्चे होते हैं, 12वीं पास करके एग्जाम देते हैं। तो उनको निश्चित तौर पर मोटिवेट करने की जरूरत है और उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट होने की जरूरत है कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जा रही है, जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाया तो भी आगे जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स निराश हो जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि निराश नहीं होंगे, कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा जो न्याय वो चाह रहे हैं, और सरकार भी सुनेगी उनकी बात। फिलहाल इस चर्चा में यहीं तक विराम देते हैं और अपने जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो कमेंट करके हमें बताएं कि वो क्या सोचते हैं एनटीए के बारे में, सरकार के बारे में, और क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या जांच होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, किससे जांच चाहते हैं। ये पूरे मामले के बारे में अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो लिख करके हमें बताएं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।